Hello everyone, welcome back to Incredible Chemistry. I hope you all are doing good. So today हम एक नया चैप्टर 3 ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. ओके, हम सबको पीरियोडिक टेबल का पता है. हमें पता है आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए हैं और उसे हमने पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया है. क्यों अरेंज किया है? ताकि अगर हम एक ग्रुप की स्टडी करें, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हों उन सब की स्टडी एक साथ कर सके. ठीक है, तो स्टडी को, एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल बनाया. लेकिन क्या ये पीरियोडिक टेबल एक गो में बन गया? एक ट्रायल में पीरियोडिक टेबल साइंटिस्ट ने सामने रख दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं था. बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए, बहुत साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दी एलिमेंट्स की. ठीक है, उनकी लिमिटेशंस निकल दी गई, नेक्स्ट वाला पीरियोडिक टेबल आता गया. ठीक है, तो हमें बहुत साल लग गए पीरियोडिक टेबल तक पहुंचते. जो हमारा आज का पीरियोडिक टेबल है वो 1913 में हमें मिला. ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम जाते हैं 17th सेंचुरी पे. ओके, 17th सेंचुरी. ठीक है, 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे. ठीक है, उन 31 एलिमेंट्स को समझना, अलग से पढ़ना, इंडिविजुअल को पढ़ना बहुत ही इजी टास्क था. ठीक है, तब तक हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं की थी. लेकिन जब हम 18th सेंचुरी पे आए, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी वी कैन से, तो क्या हुआ, जो एलिमेंट्स थे वो 63 हो गए, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गए. ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम इनको क्लासिफाई कर दें तो इनकी जो स्टडी है वो इजी हो जाएगी. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे वो उन्होंने एक साथ रखे. ठीक है, और एक पीरियोडिक टेबल, और या कह सकते हैं कि क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को. ओके, सो क्या लिखा है मैंने, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर. यानी जो एक सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रखा, while dissimilar atoms are separated from one another. और उन्हें सेपरेट कर दिया ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज उनके साथ मिलती नहीं थी. ठीक है, यानी अगर ये पीरियोडिक टेबल है, ये एक ग्रुप में आपको एक जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले, ये अगले वाले ग्रुप में आपको एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले मिलेंगे. ठीक है, ये वाले ग्रुप में आपको एक प्रॉपर्टीज वाले, ऐसे करके आपको ऐसे उन्होंने अरेंज कर दिया. ठीक है, यानी ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को इन एलिमेंट से सेपरेट कर दिया. इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ डिसिमिलर थी, तो ये डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले इनसे सेपरेट कर दिए और इनकी आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज थी और उनको क्लासिफाई कर दिया. तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ये हमें पीरियोडिक टेबल देता है ना. आज के टाइम पे क्लासिफाई करके एलिमेंट्स को हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल बड़ा सा आता है. ठीक है, 118 एलिमेंट्स का. ओके, कई बुक्स में आपको 114 एलिमेंट्स भी मिलेगा, लेकिन 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल द डेट. ओके, सो पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो the arrangement of known elements according to their properties in a tabular form. वही कि known elements जो डिस्कवर हो गए हैं उन एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करना कि उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक तरफ रख दिए. जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल. जेनेसिस मीन्स बिगिनिंग या ओरिजिन. ओरिजिन करना है हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि ऐसी क्लासिफिकेशन जहां पे कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद आपको एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेंगी. ओके, तो पहले डॉबर-आयनर की बात करेंगे हम. जॉन डॉबर-आयनर ने
डॉबर आयनर्स ट्राइएड्स दिया था, ठीक है। ये जो ट्राइएड्स थे इन्होंने 1817 में दिए। ये ट्राइएड का मतलब क्या होता है, उन्होंने ऐसे तीन एलिमेंट्स के ग्रुप दिए, ठीक है। ये आपके पास 3 एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप दिए और उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट वाला जो एटॉमिक मास है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है और जो लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे तो सेंटर वाले एटम का, एलिमेंट का हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि द एलिमेंट्स इन अ ट्रायड हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड देयर एटॉमिक वेट of middle member of each triad is very close to arithmetic mean of other 2 elements। यहाँ पे उन्होंने बोला very close, यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जब हम अर्थमेटिक मीन करेंगे 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 23 आता है। तो दैट मीन्स वो सेंटर वाले, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बनेगा, ठीक है, उसके अप्रॉक्स बनेगा, बहुत ही क्लोज बनेगा। ओके, अगर हम इस वाले ट्रायड की बात करते हैं, अगर हम 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपको मिलेगा 88.5। तो दिस इज वेरी क्लोज, 0.5 का ओनली डिफरेंस है ना। अगर हम इधर देखें, इनका अर्थमेटिक मीन करें तो वी वुड गेट 81.25। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज, ठीक है। तो उनका एटॉमिक मास जो है वो बहुत ही क्लोज निकलेगा टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। और एक बात और उन्होंने बोली, अगर ये जो ट्रायड है, इनमें जो 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होगी, यानी इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, इसकी सिमिलर है, इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ये जो उन्होंने ट्रायड्स वाली बात की, ये भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि देखो जो उन्होंने ये चीज बोली थी कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका मास अर्थमेटिक मीन होगा अदर 2 एलिमेंट्स के, ये इतनी नहीं चल पाई। कई केसेस में ऐसा हो रहा था, अगर प्रॉपर्टीज मैच होती थी तो ये अर्थमेटिक मीन वाली बात नहीं पूरी हो रही थी वहां पे, ठीक है। तो इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। और एक बात और, ये सारे एलिमेंट्स को अपने ये जो ट्रायड है इनमें फिट नहीं कर पाए, कुछ ही एलिमेंट्स थे, कुछ ही ग्रुप बना पाए 3 एलिमेंट्स के। सेकेंड क्लासिफिकेशन वॉज गिवन इन 1862, यानी हम 1817 से 1862 पे आ गए सीधा। डॉबर आयनर ने 1817 में दिया था, डी कनकॉर्टिस ने 1862। इतने सालों बाद उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स को। तो 1862 में डी कनकॉर्टिस आए, उन्होंने दोबारा से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखेंगे, यानी पहले हम 1 वाला रखेंगे, फिर हम 4 वाला एलिमेंट रखेंगे, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। रैंडम लिखे हैं मैंने नंबर्स कि ऐसे अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स को पहले उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज कर लिया और उन्हें एक सिलेंडर पे प्लॉट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, ठीक है। और बोला कि जो एलिमेंट्स एक वर्टिकल लाइन पे फॉल कर रहे हैं उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं, यानी अगर इस लाइन पे 2 एलिमेंट फॉल कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इन दोनों को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल पे पहुंचे हैं, ठीक है। पहले ट्रायड्स आए थे, ठीक है, ट्रायड्स आए जो डॉबर आयनर ने दिए, ठीक है। अब डी कनकॉर्टिस आए हैं, डी कनकॉर्टिस ने अपना कुछ क्लासिफिकेशन दी है, ठीक है। ओके, नाउ हम टाइम ट्रेवल करके 1865 में आ गए हैं, है ना। डी कनकॉर्टिस ने 1862 में अपनी क्लासिफिकेशन दी थी,
हमने 3 साल का टाइम ट्रेवल कर लिया और हम 65 पे आ गए, है ना। ओके, देखो डी कनकॉर्डेंस वाला जो क्लासिफिकेशन थी वो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, है ना, लेकिन ये जो न्यूलैंड है, डॉबर-आइनर है, ये हम सब कर चुके हैं। हम इसे हमने लोअर क्लासेस में इन्हें करा है, अब हम इसे डिटेल में करेंगे अच्छे से, है ना। ओके, तो न्यूलैंड ने क्या बोला, देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, देखो उन्होंने ऑक्टेव की बात की। उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं मैं उन्हें इस तरह से अरेंज करूंगा, या मैंने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया है विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो रिजेंबल करेगी, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे हारमोनियम या पियानो बजाते हैं उसमें 7 स्वर होते हैं, ठीक है, 1 to 7। 7th के बाद जो 8th वाला स्वर होता है वो फर्स्ट वाले से रिजेंबल करता है। वैसे ही एलिमेंट्स की बात है, जो 8th वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले से उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला when the elements are arranged in increasing order of atomic weights, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम डी कनकॉर्डेंस कर रहे थे वहां पे भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की बात की है। आज का पीरियोडिक टेबल क्या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बेसिस पे है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने जो भी क्लासिफिकेशन की हम एटॉमिक वेट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हमने डॉबर-आइनर पढ़ा, चाहे हमने कनकॉर्डेंस पढ़ा, चाहे हम अभी न्यूलैंड पढ़ रहे हैं। ओके, तो जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उन्हें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स में रख देते हैं, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट, ठीक है। टेबल है न्यूलैंड ने जो दिया। ओके, उन्होंने बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कैसे रखे उन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। देखो 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, है ना। देखो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट इज 8th एलिमेंट। ये जो 8th एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेंगी, ठीक है। फिर अगर हम यहां से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नेक्स्ट इज 8th, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ रिजेंबल करेगी। अब इसकी इसके साथ कर रही थी तो ये तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, हम इन्हें एक साथ स्टडी कर सकते हैं, ऐसा न्यूलैंड ने बोला। ओके, लेकिन देखो इनको इनकी क्लासिफिकेशन को इतना रिकग्निशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देखो पहले तो उस टाइम पे अराउंड 50-55 एलिमेंट्स थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स, है ना, वो चीज एक क्वेश्चन मार्क रहेगी इनकी थ्योरी पे, तो इसीलिए इनको इतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। हालांकि इनको अराउंड 1887 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है जहाँ पे साइंटिस्ट के वर्क को एडमायर किया जाता है ना, पहचाना जाता है, तो तब उनको कुछ एक मेडल मिला था, डेवी मेडल, है ना, तब उनको कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। उन्होंने डेवी मेडल के साथ उनका ऑनर किया गया था। लेकिन बहुत साल बाद इसके अंदर देखो 1865 से लेके 1887 के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए थे जिन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी, है ना, वो हम अभी देखते हैं। सो नेक्स्ट अरेंजमेंट वाज गिवन बाय लॉदरमेयर इन 1869। ओके, अब देखो लॉदरमेयर ने क्या बोला, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पे काम किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने अपना मोस्टली काम किया और एलिमेंट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। उन्होंने एक ग्राफ बनाया, एक साइड पे उन्होंने लिया एटॉमिक वॉल्यूम और अलोंग एक्स एक्सिस उन्होंने उनके एटॉमिक वेट्स लिए, ठीक है, और ग्राफ बनाया। और उन्होंने बोला ये जो पीक्स बनेगी ग्राफ में, वहां यहां पे उन्होंने अल्कली मैटर्स देखे, यानी सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक
जैसे ये पीक्स हैं जहां पे वो वाले एलिमेंट्स सिमिलर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बताने की कोशिश की। ओके, लेट्स सी। लॉदरमेयर हैज प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, जिसकी हम एग्जांपल कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट्स, यानी हमने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का ग्राफ हमने यहाँ पे दिखाया है आपको। एंड ऑब्टेन पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न। क्या पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न है? मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पीक्स पे उनका वन ऑफ द कंक्लूजन था कि पीक्स पे उन्हें अल्कली मेटल्स मिले थे। ठीक है, आपको इतना ही करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ये क्लासिफिकेशन भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि उसी टाइम पे मेंडलीव ने भी अपना एक बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था। ठीक है, बहुत ही सिमिलैरिटीज थी प्रॉपर्टीज में, है ना। उन्होंने भी बोला कि लिथियम सोडियम पोटेशियम की एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, इन्होंने भी बोला। लेकिन लॉदरमेयर जो थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं रह पाए, इतना उन्हें सक्सेस नहीं मिली इस चीज में। क्यों? क्योंकि मेंडलीव जो थे तब के टाइम पे ही आए और उन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने बहुत एलिमेंट्स उनमें इंक्लूड कर दिए। लॉदरमेयर कुछ एलिमेंट्स को नहीं रख पाए अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, है। एक बात ये होगी। नेक्स्ट चीज ये थी कि जो लॉदरमेयर थे उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र बहुत ही कम किया था इस वजह से। ठीक है, और एक और चीज, जब हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप ऐसा पढ़ोगे कुछ, इका एल्यूमिनियम, है ना, इका सिलिकॉन। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब था उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताए, ऐसे एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन की जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे। उन्होंने बोला इका एल्यूमिनियम मतलब नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम एक बॉक्स छोड़ दो, यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम जैसी होंगी, तब हम उसको यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही सिलिकॉन के बाद भी उन्होंने एक स्पेस छोड़ दी, यानी उनकी जो प्रेडिक्शंस थी उस चीज के बारे में जो एलिमेंट्स अभी मिले ही नहीं है, उस चीज ने जो मेंडलीव थे उनको बहुत ज्यादा सक्सेस दी। ओके, लेट्स कम टू दैट। फिफ्थ क्लासिफिकेशन दी दिमित्री मेंडलीव ने। ठीक है, ये एक रशियन केमिस्ट थे। कब दी थी इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन एलिमेंट की? कब इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था? इन 1869। लॉदरमेयर और इन्होंने सेम ईयर में अपना पीरियोडिक टेबल, अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दी। ओके, तो मेंडलीव क्या कहते थे? मेंडलीव ने बोला, मेंडलीव सबसे पहले ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया। ठीक है, आज का पीरियोडिक लॉ तो हमें पता है क्या है, लेकिन सबसे पहले पीरियोडिक लॉ देने वाले मेंडलीव थे। उन्होंने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। क्या मतलब है? यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में रख देते हैं तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स सेम होंगी। ठीक है, यानी जो एक ग्रुप में, जो एक वर्टिकल ग्रुप में एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। तो बहुत वाह लूटी है मेंडलीव ने। ठीक है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। देखो इन्होंने देखो सीधा ऐसे ही नहीं कि ऐसे एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया और एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, नहीं। इन्होंने एटॉमिक वेट्स के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत ध्यान रखा है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी अगर उन्होंने एक ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा तो उनका, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ उन्होंने रिएक्ट करवाया और उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी मान लो एक ग्रुप है उसमें उन्होंने ए बी सी एलिमेंट्स रखे, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, मान लो पहले बन रहा था AO2, नेक्स्ट में बन रहा था B2O4। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है ना, AO2 है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला BO2 है।
यानी ये चीज पे भी उन्होंने बहुत काम करके उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कुछ पोजीशंस आपको ऐसे दिखेंगी, जैसे आर्गन और पोटेशियम में आर्गन का वेट ज्यादा है 39.9 है, लेकिन वो पोटेशियम से पहले पड़ा है। पोटेशियम का वेट 39 है ना। और भी आपको जो कोबाल्ट है वो निकल के पहले रखा गया, जबकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है वो निकल से ज्यादा है। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत एम्फेसिस दिया था, ठीक है। और हमें पता भी है आज ये कि जो कोबाल्ट है वो निकल से पहले ही आ रहा है ना। ओके, तो हम इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, बहुत ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। जो हमारा आज का पीरियोडिक टेबल है, इनकी वजह से हम वहां तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। देखो, पहले तो इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया। पहले वाले देखो जो केमिस्ट आ रहे थे, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, ठीक है। उन्होंने बहुत इनिशिएट करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉबर रायनर आए, उन्होंने ट्राइएड्स दिए। अगर वो ना देते हम यहाँ तक कैसे पहुंचते, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन वो सबको रेफरेंस लेते लेते जो मेंडलीव है वो एक पीरियोडिक टेबल पे पहुंच गए, उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बना दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले एक सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल में उनको अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को, एक सिस्टमैटिक स्टडी बना दी, ठीक है, कि आपको अगर एक ग्रुप को आप स्टडी कर लोगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 या 7, उन सबकी स्टडी कर लोगे आप। अगर अगला हम बात करें करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। अच्छा, कुछ एटॉमिक वेट्स जो थे ना वो बहुत ही गलत मेजर करे हुए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें बेरिलियम आपको आज पता है कितना वेट है उसका, लेकिन तब के टाइम पे जब मेंडलीव आए थे तब उसका जो वेट था वो था अराउंड 13.5, लेकिन उन्होंने इसको करेक्ट कर दिया, उन्होंने इसको 9 कर दिया। सो 9 इज एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। सेकेंड इज प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। देखो, इसके साथ और भी कई एलिमेंट्स थे, हमने एक एग्जांपल ले ली। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ये मैंने आपको लॉदरमेयर में भी बताया। लॉदरमेयर क्यों नाकामयाब रहे? क्योंकि उनको ये पॉइंट, ये जो मेजरली ये वाला जो पॉइंट है मेंडलीव का, ये नहीं उसको क्रॉस कर पाए। ये पॉइंट की वजह से वो रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी, ठीक है। उन्होंने बोला ये एल्यूमिनियम रहा, ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स छोड़ दिया, यहां पे लिख दिया ई का एल्यूमिनियम, ये रहा सिलिकॉन, ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को नाम दे दिया ई का सिलिकॉन। ई का मीन्स नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के नेक्स्ट वाला एलिमेंट। वो इतने श्योर थे, उन्होंने एल्यूमिनियम के बाद और सिलिकॉन के बाद खाली एरिया, खाली बॉक्सेस छोड़ दिए कि आने वाले टाइम पे ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो हम एल्यूमिनियम के साथ रख सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से रिजेंबल करेंगी। सेम ही विद सिलिकॉन। और ऐसा हुआ भी। एल्यूमिनियम देखो, कुछ टाइम बाद जब गैलियम मिला, ठीक है, गैलियम मिला और स्कैंडियम मिला, ठीक है, तो वो यहाँ पे फिट हो रहे थे। गैलियम और जर्मेनियम मिले, वो यहाँ पे फिट हो रहे थे, ठीक है। तो उनका ये जो उन्होंने बोला था कि ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन, इस वजह से बहुत ज्यादा उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन पाई है, ठीक है। उनका पीरियोडिक टेबल बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लेकिन हर बंदे को हमेशा क्रिटिसाइज करती है सोसाइटी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, वो वाली चीज आ जाती है। तो डिफेक्ट्स तो निकालते ही हैं, क्रिटिसाइज तो करते ही हैं, है ना। तो क्रिटिक्स क्या थे इनके? सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आज भी हमें नहीं पता। ये चीज तब भी क्रिटिसाइज किया उनको सोसाइटी ने, बाकी सब साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने जो पोजीशन दी है हाइड्रोजन की वो सेटिस्फाइंग नहीं है। उसका रीजन क्या है? आपने यहाँ पे क्यों रखा, आपने उन एलिमेंट्स के साथ क्यों नहीं रखा जिसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी? उसका जवाब मेंडलीव के पास नहीं था। सेकेंड, अगर हम देखें डिफेक्ट, एनॉमलस पेयर्स। एनॉमलस पेयर्स में देखो कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिनको उन्होंने बोला था कि एटॉमिक वेट
कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। लेकिन अगर हम आर्गन की बात करें और पोटेशियम की बात करें, आर्गन का वेट है 39.9, पोटेशियम क्या है 39, लेकिन इन्होंने आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में, ये चीज नहीं बता पाए वो। एक और पेयर जैसे कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का वेट है 58.9, निकल का है 58.5, लेकिन उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। अच्छा, आइसोटॉप्स क्या होते थे? आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन के हमें पता है 3 आइसोटॉप हैं, 11H, 12H, 13H, यानी इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है हाइड्रोजन ही, है ना। देखो, अगर उन्होंने मास नंबर के या एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है एलिमेंट्स को, तो 1, 2, 3 तीनों आने चाहिए, है ना। हम एटॉमिक नंबर की बात तो नहीं कर रहे ना, एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 ही है, लेकिन एटॉमिक मास तो वेरी कर रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, इसको उन्होंने एक ही बॉक्स में रख दिया। ठीक है, तो ये चीज गलत हो गई, है ना। ओके, पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब देखो, जो लेंथेनॉइड्स हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत डिफरेंट है सारे एलिमेंट से, बहुत ही हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव हैं, बहुत ही छोटा लाइफ स्पैन होता है उनका, है ना। तो ये चीज उनकी जो पोजीशन, उन्होंने उनको अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ही रख दिया, उनको सेपरेट पोजीशन नहीं दी, ये भी उनको क्रिटिसाइज किया, इस चीज पे भी उन्हें सोसाइटी ने, लोगों ने। ओके, सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, डिसिमिलर एटम आर ग्रुप्ड। ओके, कई एलिमेंट्स का साथ उन्होंने ऐसा किया, जैसे सोडियम, पोटेशियम के साथ उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को रख दिया, इनकी प्रॉपर्टीज तो बहुत डिफरेंट थी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मेंडलीव जो थे वो नहीं दे पाए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहुंच गए, जो हेनरी मॉजले ने दिया था 1913 में, है ना। बहुत सारी क्लासिफिकेशन आई, फाइनली हमें 1913 में एक पीरियोडिक लॉ जो हेनरी मॉजले ने दिया था वो मिल गया, जिसके बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल बना दिया, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है, आज हम कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज, उसमें कोई भी ट्रेंड्स स्टडी करते हैं, तो इस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे करते हैं। ओके, तो इन्होंने अपने लॉ में क्या बोला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले जो भी हमने क्लासिफिकेशंस की हैं उसमें एटॉमिक मास की बात हुई है, पहली बार एटॉमिक नंबर की बात हुई है ना। जब हमने किया था पहले, आपको याद होगा, लिथियम, सोडियम, ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, उनके पीरियोडिक, उनके एटॉमिक मासेस लिखते हैं 3, है ना, 23, ऐसे मासेस लिखते हैं उनके, लेकिन यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और किसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस अपना पीरियोडिक टेबल दिया था? मेंडलीव थे, है ना। मेंडलीव ने दिया था, उन्होंने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को इक्वली इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो एटॉमिक नंबर नहीं था, वो एटॉमिक मास था। ओके, तो यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, द पीरियोडिक लॉ इज एसेंशियली कंसीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बोल रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बना है, वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की बदौलत बना है। कैसे? अगर मान लो हम लिथियम और सोडियम, पोटेशियम ग्रुप 1 की बात करते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे हम? 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। फोर्स ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। देखो, इनमें आपको पता चल रहा होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो
ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको थर्ड इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है। हमने शेल से कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी लेवल है जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो एस के आगे लगा हुआ है, चाहे वो 2s है चाहे वो 3s है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ब्लॉक की। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में जा रहा है वो यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देखोगे फर्स्ट ग्रुप में एस में जा रहा है, ठीक है, तो यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जो मॉर्सले थे उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। अच्छा, हमने डाउन द ग्रुप तो बात कर ली, अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें, ओके, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इनकी बात करें तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, ये मैग्नीशियम की होगी। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p, यहाँ पे 6 आएगा, 2p6, 3s2, 3p1, ये एल्यूमिनियम की बात होगी। अगर हम सिलिकॉन की करेंगे तो 3s2 और 3p2 आ जाएगा, फॉस्फोरस में 3p3 आ जाएगा, है ना, ये हो गया अलोंग द पीरियड। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐड होता जाएगा। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल ऐड हो रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो शेल ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्यों सेम है, क्योंकि सेम ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। ये हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। एक बार आप इतना समझ लो कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो 7 है, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, 7 है वो। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम यानी टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम 18 कॉलम्स हैं, और लेफ्ट टू राइट जो है वो 7 रोज हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, 14 ऐसे एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट 6th पीरियड के और 14 एलिमेंट 7th पीरियड के, जो पीरियोडिक टेबल में आपको बॉटम पे नजर आएंगे। वो है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स कौन से हैं, जो लेंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट हैं वो वहां से उठा के नीचे रख दिए, और एक्टिनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स वहां से उठा के नीचे रख दिए, और इन दो ग्रुप्स को, ठीक है, अलग से एफ ब्लॉक दे दिया। क्यों ऐसा किया, उन्हें पीरियोडिक टेबल से सेपरेट क्यों किया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग हैं। वो सारे हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जा रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की वजह से उन्हें एक अलग ग्रुप दे दिया, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हमने मेंडलीव की लिमिटेशंस की थी, डिफेक्ट्स किए थे, वहां पे हमने मेंशन किया था कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड हैं, उनको एक सेपरेट पोजीशन नहीं मिली, ठीक है, उनको सेपरेट पोजीशन मिलना जरूरी है, क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स है सबसे, उनकी स्टडी डिफरेंटली करना बाकी सब एलिमेंट से जरूरी है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलती है कि हम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर देन 100 है उनकी नेमिंग करते हैं। ऐसा क्यों? हमने अब तक जो भी एलिमेंट्स पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, कार्बन, इन सब की तो हमने नेमिंग की बात नहीं की, लेकिन हम 100 से अबव जिनका एटॉमिक नंबर है उनकी नेमिंग की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन है। देखो, सबसे पहली बात, जो 100 से ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स हैं, 101 से लेके 118 तक, ठीक है, वो सारे हैवी एलिमेंट्स हैं, वो सारे सिंथेसाइज किए गए हैं लैब में, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से उन्हें सिंथेसाइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होती है? एक हैवी एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम ले लिया, उसका मास होता है 232, यूरेनियम ले लिया, उसको बम्बार्ड करा दिया एक लाइट एटम्स के साथ, मान लो मैग्नीशियम के साथ बम्बार्ड करा दिया। हम यहाँ पे देखते हैं, हमने क्या लिया था? यूरेनियम। हमने नहीं लिया, लैब में लिया है, हम नहीं ले सकते, हमें नहीं आता ये करना।
बहुत ही रिस्की है, ठीक है। ओके, लैब में ये दोनों एलिमेंट्स लिए गए, यूरेनियम के साथ मैग्नीशियम को जब बोम्बार्ड करवाया तो हमारे पास एक एलिमेंट बना रदरफोर्डियम, एटॉमिक नंबर 101, मास नंबर 264 और 2 न्यूट्रॉन्स बने, ऐसा कुछ बना, ठीक है। जब ये रिएक्शन हुई, जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ, तो 2 कंट्रीज ने 2 क्लेम कर लिया कि ये हमने खोज किया है। एक तरफ अमेरिकन्स बोल रहे थे कि हमने खोज किया, इसका नाम रदरफोर्डियम रख दो। एक तरफ सोवियट्स बोल रहे थे कि हमने खोज किया है, इसका नाम हमारे मतलब से रखा जाएगा, ठीक है। कुछ कुरिस्टोवियम कुछ नाम रखा था उन्होंने, है ना। लेकिन कोई भी जो कंट्री थी वो ये प्रूफ नहीं कर पाई थी कि ये एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किया है। क्यों नहीं प्रूफ कर पाई थी? क्योंकि इनका जो एलिमेंट है, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जो हाफ लाइफ होता है, बहुत ही कम होता है, कुछ मिनट्स का होता है। कुछ मिनट्स में वो डिके हो जाते हैं, ठीक है। जब तक उन्होंने प्रूफ करना था तब तक तो वो डिके हो गए थे, है ना। तो आईयूपैक ने क्या किया कि हम ये जो एलिमेंट हमें 104 पे मिला है, इसका हम एक आईयूपैक नेम रखते हैं, आईयूपैक नेमिंग करते हैं इसकी। कैसे करनी है हमने आईयूपैक नेमिंग? 104 है, उन्होंने ये एक टेबल दे दिया, उन्होंने बोला अगर डिजिट 0 है तो नील, 1 है तो अन, ऐसे करके आपने नेमिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल 104 है, अब ये डाउटफुल है, हम इसकी नेमिंग करते हैं। ओके, 1 पे हमने क्या लिखना है? अन, ठीक है। 0 है नेक्स्ट डिजिट, 0 पे हमने लिखना है नील। 4 पे क्वाड, ये नाम बन गया। इसके पीछे IUM लगा देना है, IUM, ठीक है। और अगर हमने इसकी एब्रीवेशन लिखनी है तो फर्स्ट इनिशियल छोटे लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में लिख दो, UNQ, ये इसका बन गया। तो जब तक ये प्रूव नहीं किया अमेरिका वालों ने कि रदरफोर्डियम हमने खोजा है, हमने डिस्कवर करा है, तब तक इसका नाम UNQ ऐसे चलता रहा, ठीक है। अब उन्होंने कर दिया है क्लेम, अब उन्होंने प्रूव कर दिया है, तो उनका क्लेम सही है, तो अब इसको हम रदरफोर्डियम बोलते हैं। ओके, अगर हम 1-2 और एलिमेंट्स देखें, ओके, मान लो हम देखते हैं 112, तो क्या नाम लिखेंगे हम इसका? अन 2 को लिखते हैं बाई ईएम, अन बाईएम, है ना। एब्रीवेशन U, ऐसा बन गया, है ना। कोई भी लिख लो, 114 लिख लो, क्या लिखोगे? अन 4 को क्या लिखते हैं? क्वाड, क्या एब्रीवेशन है इसकी? UUQ। अब हम एडवांटेजेस और डिफेक्ट्स देखते हैं पीरियोडिक टेबल के। ओके, सबसे पहले एडवांटेजेस में मेन एडवांटेज है कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इससे हमारा जो आइसोटॉप वाला जो डिफेक्ट था, जो मेंडलीव में था कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन अगर हम एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे तो ये तीनों आइसोटॉप्स आने चाहिए थे उस पे, लेकिन मेंडलीव ये नहीं कर पाए थे। अब अगर जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बेसिस एटॉमिक नंबर बन गया, तो इनका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है ना। क्या कार्बन ले लो, कार्बन देखो 14 भी है, कार्बन 12 भी है ना, पर इनका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, तो ये एक बॉक्स में रख गए, है ना। एटॉमिक नंबर सेम है, अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, तो इनको एक पोजीशन मिल सकती है। ओके, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज जस्टिफाइड, ये हमने देख लिया। हाइड्रोजन और कार्बन के केस में नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन में भी आपको आइसोटॉप्स मिलेंगे, ऑक्सीजन में भी मिलेंगे, बहुत सारे आइसोटॉप्स आपको मिलेंगे। ओके, बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अगर हमने जब पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, अगर इसको हमने क्लासिफाई किया तो हमने, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो हम शेल बढ़ाते गए, है ना, इलेक्ट्रॉन एक एक की था। जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे थे तो हमने क्या किया, तो हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ाते रहे, है ना। हमें एक ट्रेंड
चल गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना। अगर हमें पता है कि एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये एक पीरियड में ऐसे पड़े हैं, लेफ्ट टू राइट पड़े हैं, हमें पता है इसमें आता है 3p3 आता है, इसमें आता है 3p4, तो हमें ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल गई। तो हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे देख सकते हैं? देखो ये है, हमें पता है ये 3 लूज करेगा, है ना, तो ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा जो 3 गेन कर सकता होता है ना। यानी अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के 3 ऐसे एलिमेंट्स ले लें, है ना, तो ये 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर देगा। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे लिए आसान हो गई। सिस्टमैटिक ग्रुपिंग में हमें देखा कि एस ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया है ना। नोबल गैसेस भी, है ना, ये ब्लॉक्स में हमें इन्हें पता लग गया हमें कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, ठीक है, राइट साइड पे ये राइट वाली एक लाइन छोड़ के नॉन मेटल्स हैं, है ना। जो ये एक्सट्रीम राइट वाली लाइन है वो कर रही है डाउन द ग्रुप, वो किसको कर रही है कॉरस्पॉन्ड? वो नोबल गैसेस को कर रही है। तो सिस्टमैटिक डिवीजन है एक। ओके, पोजीशन ऑफ आर्गन एंड पोटेशियम। देखो यहाँ पे हमें जब वेट्स की बात करते थे तो इसका वेट था 39.9 और इसका था 39। मेंडलीव ने आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में, लेकिन बेसिस था एटॉमिक मास, उस हिसाब से तो पोटेशियम पहले आना चाहिए। यहाँ पे वो चीज सॉल्व है क्योंकि हेनरी ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसका बेसिस ही एटॉमिक नंबर था। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ओके, डिफेक्ट्स पे अगर हम आते हैं तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो हमेशा केमिस्ट को परेशान करता है ना, इसकी पोजीशन ही नहीं पता चल रही। इसकी कन्फिग्रेशन 1s1 है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एस ब्लॉक में रख दिया। अच्छा, सेकेंड हमारा जो डिफेक्ट है वो है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में नहीं डाला और सेपरेट उनका एक ग्रुप बना दिया। ये अंडर अ डिफेक्ट लिख सकते हैं हम। अगर डिफेक्ट्स आए तो हमने 2 डिफेक्ट लिखने हैं तो वी कैन राइट दिस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। हम आगे वाले लेक्चर में ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।